सितंबर 1947 पाकिस्तान से भारत आ रही एक ट्रेन लाशों से भरी पड़ी थी। उस मौत के मंजर के बीच बोगियों के अंधेरे कोने में एक आदमी अपनी पहचान छुपाए और सांसें रोके बैठा था। वो कोई आम शरणार्थी नहीं था, वो थे मेजर ओंकार सिंह कलकट, और उनके सीने में एक ऐसा राज दफन था जो पूरे हिंदुस्तान का नक्शा बदलने वाला था। वो जैसे तैसे दिल्ली पहुंचे, आर्मी हेडक्वार्टर के दरवाजे खटखटाए और हांफते हुए चिल्लाकर कहा, 22 अक्टूबर, वो 22 अक्टूबर को आ रहे हैं, मुजफ्फराबाद को बचा लो। लेकिन अफसोस, दिल्ली के ठंडे कमरों में बैठे अफसरों ने इसे एक डरे हुए आदमी का वहम समझकर नजरअंदाज कर दिया। और फिर जब 22 अक्टूबर की रात आई, बॉर्डर पर हजारों ट्रकों की हेडलाइट्स एक साथ जल उठी। इससे पहले कि भारत कुछ समझ पाता, कश्मीर जल उठा। यह किस्सा उस एक चेतावनी का है जिसे अगर वक्त पर सुन लिया जाता तो आज कश्मीर का इतिहास कुछ और होता। ये था ऑपरेशन गुलमर्ग। तारीख थी 20 अगस्त 1947। जगह पाकिस्तान का बन्नू शहर, वजीरिस्तान। बाहर लू के थपेड़े चल रहे थे, लेकिन बन्नू ब्रिगेड हेडक्वार्टर के अंदर एक अजीब सी खामोशी थी। ब्रिगेड मेजर की कुर्सी पर बैठे थे मेजर ओंकार सिंह कलकट। देश का बंटवारा हो चुका था और कलकट अपनी पोस्ट छोड़कर भारत जाने के अंतिम आदेश का इंतजार कर रहे थे। वो वहां अकेले हिंदुस्तानी अफसर बचे थे, बाकी सब वहां पाकिस्तानी थे। दोपहर के सन्नाटे को तोड़ते हुए दरवाजे पर एक दस्तक हुई और हेडक्वार्टर का डाकिया अंदर आया। उसने सलाम ठोका और मेज पर एक खाकी रंग का भारी लिफाफा रख दिया। लिफाफे के ऊपर लाल स्याही और बड़े अक्षरों में लिखा था, टॉप सीक्रेट, पर्सनल फॉर ब्रिगेड कमांडर ओनली। ब्रिगेड कमांडर ब्रिगेडियर सीपी मर्रे उस वक्त स्टेशन से बाहर थे। प्रोटोकॉल के मुताबिक जब कमांडर नहीं होता तो ब्रिगेड मेजर ही अर्जेंट डाक खोलता था। कलकट ने बिना ज्यादा सोचे अपनी पेपर कटर उठाई और लिफाफे की सील काट दी। अंदर से एक टाइप किया हुआ दस्तावेज निकला। कलकट ने कुर्सी पर पीछे टेक लगाई और पढ़ना शुरू किया, लेकिन पहली 2 लाइनें पढ़ते ही वो चौंक गए और उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। ये कोई आम मिलिट्री ऑर्डर नहीं था, ये एक भयानक साजिश का ब्लूप्रिंट था। उस कागज के ऊपर लिखा था, ऑपरेशन गुलमर्ग। कलकट की नजरें तेजी से पन्नों पर दौड़ रही थीं। उसमें लिखा था, हर पठान कबाइली को एक राइफल दी जाए, उन्हें मुजाहिद कहा जाएगा। हर पख्तून ट्राइब को एक मिलिट्री यूनिट की तरह तैयार किया जाए। हर यूनिट में 1000 लोग होंगे। इन लश्करों को ट्रकों में भरकर एबटाबाद में इकट्ठा किया जाएगा। और सबसे खतरनाक बात, तारीख 22 अक्टूबर को ये लश्कर मुजफ्फराबाद के रास्ते कश्मीर में दाखिल होंगे और श्रीनगर पर कब्जा करेंगे। कलकट का गला सूख गया। उन्हें समझ आ गया कि पाकिस्तान कश्मीर को डिप्लोमेसी से नहीं बल्कि खून खराबे से हथियाने वाला है। कलकट अभी सदमे में थे ही कि फोन की घंटी बजी। उन्होंने कांपते हाथों से रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ से उनके पाकिस्तानी सीनियर अफसर की आवाज आई, जो कि धमकी भरी थी। उन्हें पता चल गया था कि मेजर कलकट को ऑपरेशन गुलमर्ग के बारे में पता चल चुका है। थोड़ी ही देर में हेडक्वार्टर को बाहर से पाकिस्तानी सिपाहियों ने घेर लिया। कलकट अब एक अफसर नहीं बल्कि पाकिस्तान के सबसे बड़े सीक्रेट के कैदी बन चुके थे। बन्नू में मेजर कलकट अपने ही घर में कैद थे और उनके घर के बाहर पाकिस्तानी सिपाही पहरा दे रहे थे। हर गुजरते घंटे के साथ कलकट का दिल बैठता जा रहा था। उन्हें पता था कि 20 अक्टूबर करीब आ रही है, यानी ऑपरेशन गुलमर्ग का दिन। अगर वो यहां से नहीं निकले तो कश्मीर को कोई नहीं बचा पाएगा। कलकट ने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया। उन्हें खबर मिली थी कि कुछ भारतीय अफसरों को एक विशेष ट्रेन से भारत भेजा जा रहा है और यही उनका मौका था। एक रात जब सिपाही की आंख जरा सी झपकी, कलकट घर के पिछले हिस्से से दीवार बांधकर अंधेरे में गायब हो गए। वो अपने साथ वो चिट्ठी नहीं ला सके क्योंकि तलाशी में वो पकड़े जाते, लेकिन उस चिट्ठी का एक एक शब्द उनके दिमाग में छप चुका था। वो ट्रेन का सफर किसी नर्क से कम नहीं था। ट्रेन बार बार रुकती थी और बाहर दंगाइयों की भीड़ थी। कलकट एक कोने में सिमटे बैठे थे। उन्हें अपनी जान की फिक्र नहीं थी, उन्हें फिक्र थी उस तारीख की, 22 अक्टूबर। जैसे तैसे 18 अक्टूबर 1947 को वो दिल्ली पहुंचे। उनके कपड़े मैले थे, चेहरा उतरा हुआ था, लेकिन आंखों में आग थी। स्टेशन से उतरते ही वो सीधे आर्मी हेडक्वार्टर की तरफ भागे। 19 अक्टूबर की सुबह मेजर कलकट ने साउथ ब्लॉक के कई दरवाजे खटखटाए। आखिरकार उन्हें डीजीएमओ और खुद रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह के सामने पेश होने का मौका मिला। उनके साथ ब्रिगेडियर कुलवंत सिंह भी थे। कलकट ने एक सांस में पूरी कहानी सुना दी। सर, पाकिस्तान ने प्लान बना लिया है। वो कबाइलियों के भेष में आर्मी भेज रहे हैं। उनका बेस एबटाबाद है और वो मुजफ्फराबाद डोमेल रोड से हमला करेंगे। उनके पास मशीन गन्स, मोर्टार है। सर, हमारे पास सिर्फ 2 दिन बचे हैं। कलकट की बात सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा गया, लेकिन वो सन्नाटा यकीन का नहीं, शक का था। उन बड़े अफसरों ने मेजर कलकट को ऊपर से नीचे तक देखा।
उन्हें लगा कि बंटवारे के दंगों और खतरनाक सफर ने मेजर के दिमाग पर गहरा असर डाला है। उन्हें लगा कलकट सदमे में है और बढ़ा चढ़ा कर बातें कर रहे हैं। एक अफसर ने उनसे कहा, मेजर, आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हैं और डरे हुए हैं, जाइए आराम कीजिए, हम देख लेंगे। कलकट ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें कमरे से बाहर भेज दिया गया। भारत की इंटेलिजेंस की यह बहुत बड़ी गलती साबित हुई। एक आदमी दुश्मन का पूरा प्लान लेकर आया था और उसे पागल समझकर घर भेज दिया गया। दिल्ली में मेजर कलकट की बातों को वहम मानकर खारिज किया जा रहा था और उधर सरहद के उस पार पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी शैडो आर्मी तैयार हो चुकी थी। इस पूरी साजिश का केंद्र था मुरी का एक गुप्त बंगला। यहाँ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान ने अपने सबसे तेज तर्रार मिलिट्री कमांडर मेजर जनरल अकबर खान के साथ कई गुप्त मीटिंग्स की। अकबर खान जानता था कि अगर पाकिस्तान की वर्दीधारी फौज ने सीधा हमला किया तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बवाल हो जाएगा। इसलिए उसने एक शैतानी प्लान बनाया। उसने अपना नाम बदला और कोड नेम रखा जनरल तारिक। प्लान सीधा था, कश्मीर पर हमला हम नहीं वो करेंगे। पाकिस्तान आर्मी ने वजीरिस्तान और महसूद इलाकों के खूंखार कबाइलियों को इकट्ठा करना शुरू किया। उन्हें दो लालच दिए गए, पहला ये कि वो कश्मीर को आजाद करेंगे और दूसरा, जो ज्यादा खतरनाक था, लूट। उनसे कहा गया, श्रीनगर की दौलत, सोना और औरतें तुम्हारी होंगी और जमीन पाकिस्तान की। हजारों की तादाद में अफरीदी, वजीरी और महसूद कबाइली जमा हो गए। लेकिन ये सिर्फ भीड़ नहीं थी, इसे एक फौज की तरह चलाया जा रहा था। लॉजिस्टिक्स का इंतजाम बेहद बारीक था। पाकिस्तानी आर्मी के शस्त्रागारों यानी आर्मरी से चोरी दिखाकर 4000 सर्विस राइफल्स इन कबाइलियों को बांट दी गई। पाकिस्तानी सरकार ने गुप्त आदेश जारी कर 300 से ज्यादा बसें और ट्रक जब्त किए ताकि इस मौत के लश्कर को बॉर्डर तक पहुंचाया जा सके। और सबसे चालाकी भरा कदम यह था कि हर आदिवासी लश्कर की कमान एक पाकिस्तानी आर्मी अफसर के हाथ में थी। लेकिन इन अफसरों ने अपनी वर्दी उतार दी थी। उन्होंने पठानी सूट और सलवार कमीज पहन रखे थे ताकि दुनिया को लगे कि यह स्थानीय विद्रोह है। अक्टूबर के दूसरे हफ्ते तक ये अदृश्य फौज एबिटाबाद में जमा हो चुकी थी। ये उनका लॉन्च पैड था और यहां से मुजफ्फराबाद सिर्फ कुछ ही घंटों की दूरी पर था। रावलपिंडी में बैठा जनरल तारिक उर्फ अकबर खान अपने टाइपराइटर पर हमले की आखिरी डिटेल्स टाइप कर रहा था। प्लान था सरप्राइज एंड स्पीड। मुजफ्फराबाद के पुल पर कब्जा करो, बिजली घर उड़ाओ और सुबह होने से पहले श्रीनगर एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी झंडा फहरा दो। सब कुछ सेट था, बारूद बिछा दिया गया था, अब बस माचिस की तीली जलाने की देर थी। 22 अक्टूबर 1947, आधी रात पार हो चुकी थी। मुजफ्फराबाद और डोमेल के बॉर्डर पर महाराजा की चौथी J&K इन्फेंट्री तैनात थी। ये बटालियन डोगरा और मुस्लिम सैनिकों का मिश्रण थी। बाहर से सब शांत था, लेकिन अंदर एक तूफान आने वाला था। जैसे ही पाकिस्तानी ट्रकों की आवाजें सुनाई दी, बैरक के अंदर एक भयानक खेल खेला गया। बटालियन के मुस्लिम सैनिकों ने अचानक बगावत कर दी। जिन साथियों के साथ वो सालों से एक ही थाली में खाते थे, सोते हुए उन्हीं डोगरा सैनिकों पर गोलियां चला दी गईं। उनके कमांडिंग अफसर कर्नल नारायण सिंह को उन्हीं के निजी गार्ड ने गोली मार दी। कश्मीर का फ्रंट डोर तोड़ा नहीं गया था, बल्कि उसे अंदर से खोला गया था। हजारों कबायली और पाकिस्तानी फौजी उस पुल से कश्मीर में दाखिल हो गए। मुजफ्फराबाद शहर को नींद से जागने का मौका भी नहीं मिला और पूरे शहर को आग के हवाले कर दिया गया। लूट और कत्लेआम शुरू हो गया। उधर श्रीनगर में कश्मीर के राजा हरी सिंह को 23 अक्टूबर तक हालात की गंभीरता का अंदाजा नहीं था। उन्हें लगा था कि ये एक छोटी मोटी झड़प है, लेकिन 24 अक्टूबर की रात की हकीकत ने उनके दरवाजे पर दस्तक दी। अचानक श्रीनगर के हरी निवास पैलेस की बत्तियां गुल हो गईं। पूरा शहर अंधेरे में डूब गया और राजा हरी सिंह को खबर तक नहीं हुई कि हमलावर महूरा पावर हाउस तक पहुंच गए हैं और उन्होंने श्रीनगर की बिजली काट दी है। महूरा श्रीनगर से सिर्फ 50-60 किलोमीटर दूर था। महाराज के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनकी सेना पूरे राज्य में बिखरी हुई थी और मुजफ्फराबाद वाली यूनिट खत्म हो चुकी थी। उस अंधेरे कमरे की मोमबत्ती की रोशनी में महाराज ने अपने सेनापति ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को बुलाया। ब्रिगेडियर के पास सिर्फ 150 से 200 सैनिक बचे थे और गोला बारूद भी ना के बराबर था। लेकिन महाराजा ने उनकी आंखों में देखा और एक ऐतिहासिक आदेश दिया, ब्रिगेडियर, मुझे नहीं पता तुम कैसे करोगे, लेकिन दुश्मन को उरी से आगे मत आने देना। अगर तुम वापस आए तो जीत कर ही आना। मुझे मेरी राजधानी सुरक्षित चाहिए। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जानते थे कि ये एक सुसाइड मिशन है। उन्होंने सल्यूट किया और उसी वक्त अपने मुट्ठी भर जवानों को लेकर उरी की तरफ निकल पड़े। वो जानते थे कि वो लौटकर नहीं आएंगे। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह मोर्चे पर जा चुके थे, लेकिन राजा हरी सिंह जानते थे कि वो सिर्फ कुछ वक्त ही उन्हें रोक पाएंगे। अब उनके पास सिर्फ एक रास्ता बचा था, भारत। 24 अक्टूबर की रात राजा हरी सिंह ने दिल्ली संपर्क करने की हताश कोशिश की, लेकिन फोन लाइनें काम नहीं कर रही थीं। उन्होंने अपने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर RL बत्रा को एक चिट्ठी देकर दिल्ली भेजा। संदेश साफ था कि कश्मीर बचा लो,
हम किसी भी शर्त पर तैयार हैं। दिल्ली में खबर पहुंचते ही हड़कंप मच गया। सरदार पटेल ने तुरंत अपने सबसे भरोसेमंद अफसर वीपी मेनन को हालात का जायजा लेने श्रीनगर भेजा। 25 अक्टूबर को जब मेनन श्रीनगर एयरपोर्ट पर उतरे तो उन्हें वहां सन्नाटा मिला। एयरपोर्ट एकदम वीरान था। उन्हें एहसास हो गया था कि कश्मीर का पतन अब बस कुछ पलों की बात है। मेनन सीधे महल पहुंचे और राजा से सिर्फ एक बात कही, महाराज, श्रीनगर अब सुरक्षित नहीं है। अगर आप जिंदा रहना चाहते हैं तो अभी इसी वक्त जम्मू निकल जाइए। ये एक राजा के लिए दिल तोड़ देने वाला पल था। रातों रात महाराज ने अपनी ही राजधानी छोड़ दी और उनकी गाड़ियों का काफिला जम्मू के पहाड़ों में कहीं गायब हो गया। अगली सुबह 26 अक्टूबर वीपी मेनन दिल्ली वापस लौटे। नेहरू और पटेल सेना भेजने के लिए तैयार थे, लेकिन तभी एक तकनीकी पेच फंस गया। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा, जेंटलमैन, हम सेना नहीं भेज सकते। कमरे में बैठे सब लोग चौंक गए, लेकिन माउंटबेटन ने तर्क देकर बताया, कश्मीर तकनीकी रूप से एक आजाद देश है। जब तक कश्मीर भारत में नहीं मिलता, हम एक सिपाही भी नहीं भेज सकते। अगर भारतीय सेना वहां घुसती है तो ये पाकिस्तान पर हमला माना जाएगा और अंतर्राष्ट्रीय युद्ध छिड़ जाएगा। जवाब साफ था, पहले एक्सेशन फिर मदद। वीपी मेनन उसी दोपहर वापस जम्मू गए। जम्मू के गेस्ट हाउस में महाराजा हरि सिंह बिस्तर पर लेटे थे। उनकी हालत खराब थी। मेनन ने उनके सामने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन रखा। महाराजा ने एक पल भी नहीं लगाया और उस ऐतिहासिक दस्तावेज पर दस्तखत कर दिए। मेनन जब दिल्ली लौटे तो रात हो चुकी थी। सरदार पटेल खुद एयरपोर्ट पर उनका इंतजार कर रहे थे। मेनन ने वो कागज हवा में लहराया और कहा, कश्मीर अब भारत का हिस्सा है। पटेल ने राहत की सांस ली और तुरंत सेना को हुक्म दिया, कल सुबह पहली किरण के साथ सेना श्रीनगर उतरेगी। उधर सरहद पर ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ने अपना वादा निभाया। उन्होंने उरी के लोहे के पुल को डायनामाइट से उड़ा दिया था, जिससे हमलावरों का काफिला वहीं थम गया। ब्रिगेडियर और उनके जवानों ने अपनी जान देकर दुश्मन को 48 घंटे तक रोके रखा। वो शहीद हो गए, लेकिन वो 48 घंटे कश्मीर के लिए संजीवनी बन गए। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। 26 अक्टूबर की रात जम्मू में महाराजा हरि सिंह ने सोने से पहले अपने एडीसी को अपनी रिवॉल्वर दी और एक ऐसा आदेश दिया जो रोंगटे खड़े कर दे। उन्होंने कहा, अगर सुबह तक मुझे भारतीय विमानों की आवाज न सुनाई दे तो मुझे नींद में ही गोली मार देना। मैं अपनी प्रजा को कत्ल होते और अपने राज्य को पाकिस्तान बनते नहीं देखना चाहता। 27 अक्टूबर की सुबह दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर इतिहास लिखा जा रहा था। भारतीय वायुसेना के डकोटा विमानों ने उड़ान भरी, मगर ये एक बहुत बड़ा गैम्बल था, क्योंकि पायलटों को नहीं पता था कि श्रीनगर एयरपोर्ट पर दुश्मन का कब्जा है या नहीं। सुबह करीब 9 बजे पहले विमान के पहियों ने श्रीनगर के रनवे को छुआ। धूल का गुबार उठा और सब सही सलामत था। एयरपोर्ट पर अभी तक दुश्मन नहीं पहुंचे थे। विमान से उतरते ही भारतीय सेना ने मोर्चा संभाल लिया। खबर मिली कि दुश्मन एयरपोर्ट से सिर्फ कुछ किलोमीटर दूर बड़गाम तक आ चुका है। कर्नल राय ने वक्त बर्बाद नहीं किया और सीधे दुश्मन से भिड़ गए। बड़गाम की भीषण लड़ाई में कर्नल राय शहीद हो गए, लेकिन उन्होंने पाकिस्तानी लश्कर को वहीं रोक दिया। श्रीनगर बच गया और महाराज को गोली मारने की नौबत नहीं आई। अगले कुछ महीनों तक युद्ध चला। भारतीय सेना ने हमलावरों को पीछे खदेड़ा, लेकिन 1948 में जब युद्ध विराम हुआ तो सेना वहीं रुक गई, जिसे आज हम लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC कहते हैं। ऑपरेशन गुलमर्ग फेल जरूर हुआ, लेकिन इसकी कीमत भारत आज भी चुका रहा है। मेजर कलकट की वो चेतावनी जिसे दिल्ली ने अनसुना कर दिया था, आज भी इतिहास के पन्नों में दफन है। अगर उस सीक्रेट लेटर पर वक्त रहते भरोसा कर लिया जाता तो शायद आज पूरा कश्मीर भारत का होता। ये था किस्सा अदम्य साहस, गद्दारी और उस सीक्रेट मिशन का, जिसने भारत के नक्शे को हमेशा के लिए बदल दिया।